फैन होने के नाते मेरी छोटी बहन न सिर्फ शुक्रगुजार नहीं है, बल्कि उसे लगता है कि मैं उसके ऊपर हुक्म चला रही हूँ। जल्दी ही जियांगली और बाकी लोग एक किराना दुकान पर पहुंच गए। ये छाया, डार्क शैडो, न सिर्फ मुझसे इनकार कर रहा था, बल्कि धमकी भी दे रहा था कि जब असली दुनिया में वापस जाऊंगा तो उसे बचाकर मार डालूंगा। तभी एक खिलाड़ी ने खुद को आगे बढ़ाकर कहा, मेरा नाम माओली जुन है। फिलहाल मैं जल्दी में हूँ और शायद कुछ लेवल अप के तरीके जानता हूँ। क्या वो 10 मिलियन अभी भी मान्य है? जियांग ने कहा, बिल्कुल मान्य है, पहले तुम बताओ। माओली जुन ने तुरंत समझाया, लेवल अप करने के लिए शुरुआती सारे गुणों को एजिलिटी में डालना होगा। इससे हमारी स्पीड क्रॉलर से थोड़ी तेज होगी। मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हैं? ये सुनकर जियांग ली को समझ आया, तुम में वाकई कुछ है, लेकिन अगर छाया के मुकाबले किया जाए तो थोड़े कम हो। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 50 लाख दे सकता हूँ। असली दुनिया में लौटकर तुरंत पैसा देने का वादा किया। इसी बीच मैं अभिशप्त कर्स्ड के लोकेशन पर पहुंच चुका था। वाकई ये शख्स अब सिल्वर लेवल पर अपग्रेड हो चुका था और लगता है अभी भी अपग्रेड हो रहा था। सिल्वर से गोल्ड तक अपग्रेड करने में कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं। मुझे इंतजार नहीं करना था, इसलिए बिना सोचे समझे तेज जहर भरा डांट फेंका, फिर तुरंत एक छुपा हमला किया। हमला खत्म होते ही मैं छिपने की स्थिति में आ गया। सिल्वर बॉस की हेल्थ ब्रॉन्ज से 2-3 गुना ज्यादा थी, लेकिन उसे मारना 2-3 डार्ट्स का खेल था। लेकिन कर्स्ड एक मैजिकल बॉस था, उसके ज्यादातर हमले एरिया अटैक होते हैं और नुकसान भी ज्यादा होता है। इसलिए जहर भरा डार्ट फेंकने के बाद मैं तुरंत पीछे हट गया ताकि उसकी पहुंच से बाहर रह सकूं। अगर एक भी हमला मुझे लग जाता तो अभी के हमारे हेल्थ के साथ तो मौत तय थी। इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा कि छुपने की क्षमता कूल डाउन हो और बॉस कमजोर पड़े, तभी हमला करना था। और हमला करने के बाद तुरंत छिप जाना था ताकि उसकी पहुंच से बाहर निकल सकूं। ऐसे ही शापित को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। अभी इस बंदे की हिम्मत लगभग खत्म हो चुकी है और वो भागने की भी सोच रहा है, लेकिन तुम जितनी भी तेज भागो मेरी जहरीली निशानी से तेज नहीं भाग पाओगे। ये सब बस मौत से जंग लड़ने जैसा है। हथियार डाल दो, पकड़ में आ जाओ तो मामला आसान हो जाएगा। शापित को आराम से हराने के बाद मेरी लेवल अचानक 2 स्तर तक बढ़ गई। अब मैं 5वें लेवल पर पहुंच गया हूँ। साथ ही मुझे 4 पॉइंट्स की शुद्धिकरण शक्ति भी मिली। फिर मैंने तुरंत लालची हाथ स्किल इस्तेमाल किया और 8 पॉइंट्स की शुद्धिकरण पॉइंट्स के साथ 248 दिन की ट्रेड करने वाली उम्र भी मिली। 2 बार अतिरिक्त इनाम मिलने का मजा ही कुछ और था। मतलब एक सिल्वर बॉस से मुझे 12 पॉइंट्स की विकास कला और 1275 दिन की ट्रेडेबल उम्र मिली। साथ ही जो लूट मिली वो भी सिल्वर से गोल्डन ग्रेड में अपग्रेड हो गई। वाकई फियरलेस हैंड स्किल कमाल का है। इसमें 20% चांस है कि अतिरिक्त लूट एक लेवल ऊपर बढ़ जाए। इस बार तो 7-8 आइटम्स गिरे। अगर कोई स्टोरेज रिंग मिल जाती तो और भी बढ़िया होता, लेकिन जो आइटम्स गिरे उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया। इसी बीच वांग मेंग की टीम मुश्किल से असली दुनिया में वापस आ पाई। सही है, मैं आखिरकार जिंदा वापस आ गया। इस बार तो वांग मेंग भाई का बहुत धन्यवाद। जाकर हथियार घुमा ली। लेकिन वांग मेंग के मन में साफ था कि अगर मैं ये रहस्यमय शख्स ना होता तो उनकी हालत बहुत खराब होती। तभी अचानक टाउन की रैंकिंग फिर से अपडेट हुई। यह कैसे हो सकता है? ये शैडो अचानक 5वें लेवल पर पहुंच गया, और वो भी सीधे तीसरे से कूदकर। उसने कौन सा इतना ताकतवर बॉस मारा? 10 मिनट पहले ही उसे वहां सामान बेचते देखा था। लेकिन वांग मेंग ने सबको समझाया कि अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब अपनी अपनी असली दुनिया में वापस लौट जाओ। शनही की गेम की बात परिवार और दोस्तों को बता दो। दुनिया शायद जल्द ही उथल पुथल में आ सकती है। कम से कम हमारे करीबियों को तैयारी करनी चाहिए। जब वांग मेंग असली दुनिया से जागा तो उसने सबसे पहले अपने लीडर को मेरी जानकारी दी। उसका कोड नेम था शैडो। जब उसने हमें बचाया तब वो सिर्फ लेवल 3 पर था, लेकिन जब हम लेवल 3 पर पहुंचे तो वो पहले ही लेवल 5 पर पहुंच चुका था, और ये सब बस 10 मिनट के अंदर हुआ था। अपने सहकर्मी वैन्यान ने भी थोड़ी सोच विचार की और कहा, तो इसका मतलब वो तो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी हो गया। लेकिन लीडर का चेहरा गंभीर था। वांग मेंग के मिली जानकारी और ऊपर से आने वाली खबरें बिल्कुल एक जैसी थी। नई जांच में पता चला कि कुछ बुजुर्ग लोग सोते ही मर रहे हैं, और जब वापस आए खिलाड़ियों के डेटा की तुलना की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि वो लोग गेम में कई बार मर चुके थे। मतलब अगर गेम में किसी का लाइफ खत्म हो गया तो असली दुनिया में भी उसकी मौत हो जाती है। यह हमारी समझ से परे एक असाधारण घटना है। हो सकता है हम किसी अज्ञात सुपरनेचुरल आक्रमण का सामना कर रहे हो। ऊपर से तुरंत आदेश आ चुका है कि हर इलाके में फ्रंटलाइन टीम बनाई जाए जो शनही की गेम की जांच करे और जानकारी साझा करे। हमें जल्दी से एक प्रोफेशनल आर्मी बनानी होगी, क्योंकि ये पूरा मामला पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। अब सारे देश शनही की गेम की खोज में लगे हैं। अगर हम पीछे रह गए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। तो हम लोगों को बिना किसी खर्च की परवाह किए खबरें इकट्ठा करनी है। मैं तुम्हें टीम का कप्तान नियुक्त करता हूँ। वांग मेंग को उप कप्तान। तुम दोनों अपने हिसाब से ठीक ठाक सदस्य चुन लेना। वांग मेंग के मुताबिक ये शैडो
छाया शायद दुश्मन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जल्दी से जल्दी शैडो की असली पहचान पता लगा लो। अच्छा होगा अगर तुम आधिकारिक तौर पर शैडो से संपर्क करके सहयोग स्थापित कर सको और जितनी हो सके उसकी जानकारी हासिल कर सको। इस बीच किन शियाओयो अभी भी सोच रही थी कि मैं वापस आकर माफी मांगूंगा। पहले जब भी मैं गुस्सा होता था वो हमेशा कुछ न कुछ करके मुझे मनाता था, लेकिन इस बार उसने मुझे मनाने की बजाय मार दिया। मैं तो बस सॉन्ग फेई भाई के कॉन्सर्ट देखने गया था। ये किन फैंग कमबख्त, मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगा। अच्छा हुआ कि मैंने कल सॉन्ग फेई भाई का कॉन्सर्ट देखा, वरना ये गेम शेना की गेम अगर ये बात बाहर निकल जाती तो शायद आगे कभी सॉन्ग फेई भाई को देखना मुश्किल हो जाता। अब तो ये बात भी लगभग भूल ही गया था कि जब हम सो जाते हैं तो शेना की गेम में चले जाते हैं, तो सॉन्ग फे भाई भी जरूर उस गेम में होंगे। इसका मतलब है गेम में जाकर मैं फिर से सॉन्ग फे भाई को देख सकता हूँ। सॉन्ग फे भाई, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। क्या मैं अभी सो जाऊं और गेम में चला जाऊं? लेकिन गेम में जाने के लिए भी किसी के साथ जाना पड़ता है, इसलिए मैंने तुरंत वीडियो कॉल करके अपनी तीसरी लेवल की सहपाठी जांग वे से संपर्क किया। काफी मनाने के बाद जांग वे ने आखिरकार मेरी मदद करने के लिए हाँ कर दी। वाह, सच में ये फैन लोग कभी कभी काम के होते हैं। इतना आसान था, अब कोई मुझे गेम में ले जाएगा और मैं अपने सॉन्ग फे भाई को देख सकूंगा। इसी बीच मुझे एक चौंकाने वाली बात भी पता चली। अरे यार, एकदम गोल्डन लेवल की श्रापित तलवार मिली है, और वो भी हर क्लास के लिए काम आने वाली। सारे एट्रीब्यूट्स में +8, डार्क एलिमेंट रेजिस्टेंस +26 और वीक पॉइंट अटैक मल्टीप्लायर +0.1। मतलब कुल मिलाकर 32 पॉइंट्स का बढ़िया बूस्ट जो मॉन्स्टर से लड़ने में बड़ा काम आएगा। इसके साथ ही एक व्हाइट ईगल लेवल का असैसिन स्किल भी मिला, शुंग छांग। ये स्किल एक दिशा में झपाक से मूव करता है और इनविजिबल हो जाता है। रास्ते में आने वाले दुश्मनों को 3 बार काटता है, हर बार में 100 अटैक पॉइंट्स का डैमेज देता है और 100% माना जाता है कि दुश्मन हिट हुआ। बस एक कमी ये है कि ये वीक पॉइंट डैमेज नहीं करता। ये स्किल एरिया डैमेज के लिए जबरदस्त है, मूवमेंट भी देता है और इनविजिबिलिटी भी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे इसे सीखने का फैसला कर लिया। साथ ही ग्रेडी हैंड को डायमंड लेवल में प्योरीफाई किया। अभी 4 प्योरिफिकेशन पॉइंट्स बच गए हैं तो शुंग झांग को 3 लेवल तक अपग्रेड कर सकता हूँ। बस अफसोस कि अपग्रेड के बाद कूल डाउन टाइम कम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ शुंग झांग से मैं अनलिमिटेड इनविजिबिलिटी पा सकता हूँ। बाकी ज्यादातर स्किल्स बेकार है। हालांकि ये एक सिल्वर लेवल वॉरियर स्किल बुक है, इसे बेचकर पैसे मिलेंगे। तभी पीछे से कुछ आवाजें आई, कुछ लेवल 4 के स्ट्रीट क्रॉलर। टाइमिंग एकदम सही थी। सोचा चलो शुंग झांग की ताकत दिखाते हैं। दुश्मनों को एक झटके में खत्म कर दिया, यानी किलिंग एफिशिएंसी एकदम ऊपर हो गई। अगर मेगा टॉक्सिक फ्लाई यूज करूं तो कम से कम 2 शॉट्स लगेंगे एक दुश्मन को मारने में। लड़ाई जितनी जल्दी खत्म होगी उतनी कम चांस है कि कुछ गलत हो। मेरा ट्रेडेबल लाइफ अब 6-18 दिन बची है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इक्विपमेंट और स्किल निकालने के लिए 900 दिन चाहिए। लगता है कम से कम लेवल 10 तक पहुंचना पड़ेगा। अब पहले वापस जाकर अपनी सारी इक्विपमेंट बेचनी पड़ेगी, फिर आगे सोचेंगे। अचानक मैंने जांग ली की शक्ल देखी। मिस, 5 लाख भी तो मिलने ही चाहिए ना? जांग ली ने तुरंत कहा, असली दुनिया लौटते ही मैं तुम्हें और तुम्हारी बेचने योग्य उम्र दोनों बेच दूंगी। 1 दिन की उम्र के लिए मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। मॉ लेक्चर ने भी तुरंत कहा, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर बाद में असली दुनिया में मिलते हैं। चाहे गेम सच में उम्र पर असर डाले या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? उम्र तो मैं जब चाहूं बढ़ा सकता हूं। असली चालाक वही है जो गेम की ताकत को नकद में बदल सके। लेकिन उनकी सौदेबाजी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी सबसे बड़ी फिक्र अपनी ताकत बढ़ाना था। इसलिए मैं सर्वर का सबसे पहला खिलाड़ी बनकर छोटे शहर के ट्रांसपोर्ट टाउन को एक्टिवेट कर लिया। इससे मुझे थोड़ी प्रतिष्ठा मिली और रोज एक बार मुफ्त ट्रांसपोर्ट का मौका भी। लेकिन बार बार ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेचने योग्य उम्र खर्च होती है। अभी तक कोई और एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट टाउन नहीं मिला। शुरुआती छोटे शहर का ट्रांसपोर्ट टाउन दोनों तरफ काम करता है, लेकिन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट टाउन चलाने से कोई फायदा नहीं। दूसरे शहर के लोग भी 5वें लेवल तक पहुंचकर अपना ट्रांसपोर्ट टाउन चलाएंगे, तभी एक दूसरे के बीच ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। मुझे याद है पिछली जिंदगी में सोनफे यिंग हो शाओजन फायरफ्लाई टाउन का था। वहां नोटिफिकेशन सेट कर सकते थे कि जैसे ही कोई यिंग हो शाओजन में ट्रांसपोर्ट टाउन खोले मुझे तुरंत पता चल जाए। लेकिन शुरुआती छोटे शहरों के बीच ट्रांसपोर्ट करने का ज्यादा मतलब नहीं। सबसे पहला मकसद है 10वें लेवल तक पहुंचना, फिर शनलिंग यीची डिवाइन आर्टिफैक्ट महाद्वीप जाना होगा। वहीं से असली गेम शुरू होता है। उसके बाद मैं सुरक्षित इलाके में स्टॉल लगाकर जाट हो बैटल रॉस स्किल बुक ले आया, और वो फापॉव जादुई चोला भी लेनी है। मैं ये जूते 1 मिनट से भी कम समय में बेच डाले। इस बार की चीजें मिलाकर कुल 650 दिन की ट्रेडिंग लाइफ मिली। अब मेरी ट्रेडिंग लाइफ 2174 दिनों तक पहुंच गई है, लेकिन अभी भी काफी कम है। मैं चाहता हूं कि गेम के प्रोफेशनल लेवल, एट्रीब्यूट्स और इक्विपमेंट स्किल्स को असली जिंदगी में ट्रांसफर कर सकूं। लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
तभी एक लड़की ने पूछा, भाई साहब मेरे पास एक खजाना है, क्या आपको चाहिए? वो एक रिंग लेकर आई जिसमें 12 स्लॉट्स थे, और ये रिंग या बैग के इक्विपमेंट स्लॉट्स को नहीं लेती। पिछली जिंदगी में ऐसी 12 स्लॉट वाली रिंग कम से कम 3600 दिनों में बिकती थी। तो मैंने उससे पूछा, तुम इसे कैसे बेचना चाहती हो? लेकिन उसने कहा, भाई साहब मैं आपकी लाइफ नहीं चाहती, बस आप मेरे दोस्त बनो और मेरे साथ बॉस वारो। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, लेकिन कोड नेम ब्लैक ग्लेनडाली जी का इस लड़की से कोई लेना देना नहीं था। तभी लड़की ने बताया कि वहां एक गोल्डन लेवल का बॉस है, पर दूर होने की वजह से साफ नहीं दिख रहा था, बस एक टूटी फूटी बड़ी नाव दिखी। जब बड़ी नाव की बात सुनी तो मुझे तुरंत गोल्डन भूत जहाज का ख्याल आया। ये बॉस बहुत कम मिलता है और खास आइटम गिराता है। जब भी गोल्डन भूत जहाज आता है तो सारे बड़े गिल्ड्स उसके लिए भयंकर लड़ाई करते हैं। टाउन में जो गोल्डन भूत जहाज आया था वो लेवल 5 का था, जो मारना सबसे आसान होता है। इतनी जल्दी शुरुआत वाले टाउन में गोल्डन भूत जहाज मिलना, और वो भी दुर्लभ स्टोरेज रिंग गिराना, ये तो वांग मंग की टीम के किसी सदस्य ही कर सकता है। क्या वही वो अफवाह वाली किस्मत वाला सदस्य है? पिछली जिंदगी की खबरों में ये कहा जाता था कि वांग मंग की टीम में एक किस्मत वाला सदस्य होता है जो जंगल में घूमते हुए दुर्लभ बॉस, चेस्ट, डंगियन और मंदिर आसानी से पा लेता है। पहले मैंने सोचा था कि ये सब अफसरों की चाल है ताकि उनके पास जो जानकारी है उसे छुपाया जा सके, लेकिन अब पता चला कि ये सच में वही है। मुझे पता भी नहीं था कि कोई मुझे पीछे पीछे कर रहा था। बड़ा भाई वो छोरा एक लड़की लेकर टाउन से बाहर निकला। वेनेयन बड़ा भाई ने हल्की सी मुस्कान दी। सच में ये तो बस एक नौसिखिया है, इतनी जल्दी लड़की लेकर घूमने लग पड़ा। पर मुझे पहले से ही पता था कि कोई मुझे ट्रैक कर रहा है, तो मैंने एक छाया की कला लगाई और गायब हो गया। सिर्फ एक गुस्सैल बड़ा लीची का चेहरा रह गया। और जो बड़ा भाई मुझे ट्रैक कर रहा था, जब उसने देखा कि मैं वहां नहीं हूं, तो उसने गुस्से में आकर बड़ा लीची को पकड़ने की ठानी। पर मुझे तो पता था कि मैं उनकी आंखों के सामने ही छुपा हुआ हूं। अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो मेरी कोई गलती नहीं। मैंने बस एक तेज वार किया और 5 लोग वही धराशायी हो गए। अफसोस कि मुझे सिर्फ 12 दिन की ट्रेडेबल लाइफ मिली। समझो 2 छोटे मोटे दुश्मन मार दिए। तब बड़ा लीची ने हैरानी से पूछा, भाई तुम अभी कहाँ गए थे? वेनिया ने कहा, कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे थे, मैंने सबको वापस सोर्स वाटर भेज दिया। ठीक है दीदी, पहले तुम हमें उस बफ तक ले चलो जो तुमने बताया था। फिर हम एक खाई के किनारे पहुंचे। नीचे देखा तो वो था गोल्डन कोस्ट शिप। मैंने बिना सोचे समझे कूद लगा दी, क्योंकि सिस्टम ने दिखाया था कि बॉस 45 मिनट में गायब हो जाएगा। मुझे जल्दी करना था, उसे मारना था। मैंने तुरंत शैडो स्लैश से कंकालों पर हमला किया और जहाज पर लगे भूतिया घंटियों पर जहरीली तीरें दागी, क्योंकि वही असली कमजोरी थी गोल्डन कोस्ट शिप की। जब बॉस ने अपनी कमजोरी देखी और हमला महसूस किया, खोपड़ी तुरंत आसपास के पानी को कंट्रोल कर लेगी और बड़े एरिया में हाई डैमेज वाली अटैक स्किल्स इस्तेमाल करेगी। मेरी अभी की आर्मर में अगर पानी की फुहार से भी टकराया तो सीधा मौत है, लेकिन शुक्र है कि मेरी एजिलिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए खोपड़ी की स्किल से बच गया। फिर खोपड़ी तुरंत 12 सड़े गले वाटर स्पिरिट्स को बुलाएगी और हर एक के पास सिल्वर लेवल के बफ्स होंगे। इन वाटर स्पिरिट्स के जोरदार अटैक से ज्यादातर टीम तुरंत हाहाकार मचा देती है और आखिर में पूरी टीम हार जाती है। लेकिन मैं छुपा हुआ था तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। मुझे बस सही एंगल सेट करना था ताकि इन वाटर स्पिरिट्स को एक ही वार में खत्म कर सकूं। पूरे शहर का बड़ा लीची ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, क्या यही है नंबर 1 शैडो मास्टर जिसने गोल्डन गार्जियन को बिना कोई जवाब दिए धूल चटा दी? तभी मैंने उससे कहा, छोटा ब्लैक, मैं थोड़ी देर में मरूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस आराम से मेरा रिस्पॉन्ड होने तक इंतजार करना। बड़ा लीची घमंडी अंदाज में बोला, अरे नहीं दादा, अभी तो तुम्हारे पास बढ़त है, और ये छोटा ब्लैक कौन होता है? मैं तो ब्लैक ब्रिलियन हूँ, छोटा ब्लैक नहीं। छोटा ब्लैक तो कुत्ते जैसा नाम लगता है। मैंने कहा, मैं मरूंगा क्योंकि गोल्डन स्पिरिट शिप आधा हेल्थ होने पर एक बड़ा सोल वेव छोड़ती है, जिससे जो भी उसके रेंज में होगा 5 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा, और अभी मैं इससे बच नहीं सकता, तो पानी की फुहार से तुरंत मर जाऊंगा। साथ ही मेरी आधी लाइफ भी चली जाएगी। कुछ जो लोग मुझे फिर से जिंदा होते देख रहे थे बोले, वाह शैडो मास्टर, लोग तो तुम्हें बड़े बड़े टाइटल से बुलाते हैं, लेकिन तुम गोल्डन गार्जियन को अकेले मारने की हिम्मत रखते हो। अब तो मानना पड़ेगा, अब बॉस के पास आधा ही हेल्थ बचा है। बस भाई लोग मेरे साथ मिलकर उस पर फुल अटैक कर दो और उसे खत्म कर दो। जो शवीन और बॉस से गिरने वाला सामान है वो सब हमारा है। पास में जो लोग देख रहे थे वो सब एकदम उत्साहित हो गए, लेकिन जैसे ही वे दलदल में कदम रखा, सामने का नजारा स्वर्ग जैसा हो गया और अगली ही सेकंड में उन्हें वापस शंखनगर भेज दिया गया। टेमो, ये बॉस तो बहुत मजबूत है, हम जैसे ही दलदल में घुसे तुरंत ही मारे गए। वो छाया कैसे इस तरह के मॉन्स्टर को आधा रक्त तक ला सकती है, ये तो बहुत बड़ी हानि है। लेकिन जो आगे बढ़ रहा था वो हार मानने को तैयार नहीं था।
हम आगे बढ़ेंगे, हमें यह सुनहरा बॉस पकड़ना ही होगा। इसी बीच मैं फिर से जीवित हो चुका था। दलदल में कुछ लोगों के गिराए गए शवीम को देखकर मैं हंस पड़ा। वे अपनी औकात से बाहर थे। याद है, पिछली जिंदगी में भी मैं यहाँ काफी परेशानी में था, लेकिन सौभाग्य से सुनहरा भूतिया जहाज केवल एक बार जलता है, स्थिर करने वाला कौशल। आधे से कम रक्त होने पर वो हमले से बचने लगता है और आम खिलाड़ी उसे मार पाना मुश्किल है। पर मैंने उसकी चाल समझ ली थी और उसके बचने के रास्तों का अंदाजा लगाकर क्षणछेदन से लगातार हमला कर रहा था। तभी वे लोग फिर से आ गए और दाली जी ने उन्हें परेशान न करने के लिए बिना कुछ कहे कौशल का जादू पढ़ना शुरू कर दिया। अगले ही सेकंड में आकाश से गरजती हुई बिजली गिरी और नेता को सीधे खोपड़ी बना दिया। लेकिन इस कदम ने उन्हें गुस्सा दिला दिया। फिर से तुम, ये बदतमीज लड़की। भाइयों, पहले इसे मार डालो, कहते हुए वे सब हथियार लेकर दाली जी की तरफ दौड़े। दूसरी ओर मैं पूरी ताकत से बॉस पर हमला कर रहा था, लेकिन मेरी चोटें बहुत कम थी, जिससे लड़ाई लंबी हो गई। फिर दूसरी टोली भी आ गई। वे लोग दलदल के किनारे छिपे थे, मेरी बॉस को मारने के बाद मेरी हत्या करने और फिर मेरी लूट छीनने की योजना बना रहे थे। उनकी योजना तो बड़ी है, पर उन्होंने गलत हिसाब लगाया था, क्योंकि बॉस को मारते ही मैंने जल्दी में इनाम लेने की बजाय सीधे ही छिपने की स्थिति में आ गया और किनारे खड़ा हो गया। तभी एक शिकारी सामने आया। उसने तीर को खींचा और पलक झपकते ही एक भयानक प्रेत पक्षी को छोड़ा, जो हवा में 3 और आधे सेकंड तक तैरता रहा, फिर मेरी तरफ तेजी से डूबा। असल में यह शिकारी का खास रिफ्लेक्स स्किल था। आमतौर पर कोई भी हत्यारा अगर इसे लग जाए तो उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, लेकिन मैं सबसे ताकतवर छाया हत्यारा था। मेरी छिपने की क्षमता उसके रिफ्लेक्स स्किल से ऊपर थी, इसलिए शिकारी ने मेरी मौजूदगी नहीं देखी। उसे लगा मैं डर के मारे भाग गया हूं। लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास आने लगे, मैंने एक झटके में उनकी पीठ पीछे आकर तुरंत शॉर्ट शैडो पेट स्किल इस्तेमाल कर दी। कुछ ही पल में वे सब मौत के मुंह में चले गए। अब आखिरकार आराम से सामान उठा सकता था। बॉस से मिले 4800 एक्सपी ने मेरा लेवल 8 कर दिया और 7 इवोल्यूशन पॉइंट भी मिले। फिर मैंने अपनी लालची हाथ की क्षमता को डायमंड से एपिक तक बढ़ाया, जिससे अतिरिक्त इनाम मिलने की संभावना 200% से बढ़कर 300% हो गई और मिलने वाले इनाम की क्वालिटी भी 100% बेहतर हो गई। यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुरंत सारे प्रकाश के गोले इकट्ठा किए। लालची हाथ की 3 गुना इनाम मिलने की वजह से मुझे 21 इवोल्यूशन पॉइंट्स और 648 दिन की ट्रेडेबल लाइफ मिली। साथ ही 2 खास आइटम भी मिले, जिनका नाम था भूतिया घंटी। ये आइटम मरने पर भी नहीं गिरते और इनका कूल डाउन 6 मिनट है। इनमें एक एक्टिव स्किल है शॉक स्क्रीम, जो 100 मीटर के दायरे में मौजूद सभी दुश्मनों को 3 सेकंड के लिए रोक देता है। इसका कूल डाउन 10 मिनट है। अब बारी थी मेरी कि मैं दूसरों को कंट्रोल करूं, लेकिन तभी काले की चीख सुनाई, डी बॉस, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ और मेरी मदद करो।